रुक रहे हैं। साथियों नमस्कार। आप सब पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का धन्यवाद कि आप सब पधारे। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 16वीं विधानसभा के लिए हमने नामांकन दाखिल करा है। हालांकि ये मेरा चौथा चुनाव है। 2008 में हमने पहला चुनाव लड़ा था, उसमें 14,500 वोट हमें मिले थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। 2013 में 38,500 वोट हमने प्राप्त किए थे। 2013 से लेकर के 18 के बीच लगातार लंबी जद्दोजहद के बाद 2018 में हमने 82,000 वोट लेकर के 23,500 वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद से लेकर के आज तक हमने लगातार जनता के मुद्दों पर जोरदार काम करते हुए जनता के हर सवाल को विधानसभा में उठाते हुए एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा में जाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ने का नामांकन आज दाखिल करा। दोस्तों, वर्तमान जो सिनेरियो है देश का, इस सिनेरियो में जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष राजनीति की और संविधान के मूल्यों की हिफाजत करने के लिए जो चीज़ें राजस्थान की विधानसभा में हमने 5 साल में बोली, और किसान के, मजदूर के, दलित के, आदिवासियों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, छात्र के, नौजवान के, अग्निवीर योजना के खिलाफ, और जो गत राज्य सरकार ने स्कूलें बंद करी थी राजस्थान में उसके खिलाफ, और फसल बीमा के मुद्दे पर, सड़क बनाने की मांग पर, गवर्नमेंट कॉलेज और ज़्यादा संख्या में खोलने की मांग पर, स्कूल खोलने की मांग पर, हमारा उप जिला अस्पताल को 100 बेड हॉस्पिटल तक ले जाने तक की लड़ाई हमने लगातार विधानसभा में लड़ी। उसके प्रतिफल में हमें बहुत बड़ी राशि के रूप में फसल बीमा क्लेम 5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में मिला। और सिर्फ फसल बीमा क्लेम ही नहीं साथियों, हमने जो किसानों की कुड़की निकलती थी, जो जिनकी केसीसी होती थी, कुड़की निकलती थी, पिछले 5 साल में लगातार हमने किसानों की जमीनें कुड़की का कागज ही नहीं निकलने दी, केसीसी में खास करके। दूसरा, फसल बीमा के जो बेनिफिट्स आए, किसानों के खाते भी सुधरे, किसानों का लेन देन बैंक से अच्छा हुआ, और बड़ी संख्या में किसानों की बिंबित पॉलिसियां की संख्या बढ़ी। उसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ तो पूरे तहसील में सड़कों के काम चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण हुए, इससे पूरी तहसील में सिनेरियो हमारे पक्ष में बना हुआ है। दूसरा, पेयजल पर जो काम शुरू हुए, पिछले 30 साल बाद बड़ी राशि पेयजल के रूप में आई और वो गांव-गांव में उसके काम चल रहे हैं। 59 SR ऊंची टंकी बननी थी, जिसमें से करीब 50 के करीब टंकियों का निर्माण कार्य जारी है, और लगातार पेयजल पर काम पूरे इलाके में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में काम जारी है। शहरी क्षेत्र की जो स्कीम है उस पर भी काम अभी चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सब साथियों से ये बात साझा करना चाहता हूँ कि फसल बीमा क्लेम, पेयजल, उसके बाद नहरी सेक्टर में, नहरी तंत्र में करीब 450 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 100 करोड़ और 192 करोड़ रुपए नहरों की रिलाइनिंग के लिए, और 84 करोड़ एक बार मिले 2021 में, जो बचे हुए वाटर कोर्स थे, खाड़े थे, उनके निर्माण के लिए, और 112 करोड़ रुपए अकेले भादरा को अब की बार मिले, जो खाड़े टूट गए उनके पुनर्निर्माण के लिए। करीब 450 करोड़ रुपए नहरी महकमे में, जिसकी हालत ये थी कि 2013 से लेकर के 18 तक 5 रुपए अगर सरकार से बजट घोषणा नहरी क्षेत्र में आई हो ही नहीं सकता, 1 रुपए नहीं है। हमने बड़ी राशि नहरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमने करी है। अब इसमें हमारा मोटा सा काम ये है कि आने वाले दिनों में हम ये चुनाव जीतने के बाद नहरी तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ हमारे एक के पूरे पानी की लड़ाई को हम जारी रखेंगे, जो पिछले 20 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, दूसरा जो हमारा घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जो हमारी पूरी जनता के जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, जिन चुनाव के मुद्दे हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में भी थे कि एक किसान की संपूर्ण कर्ज माफी के साथ साथ हम किसान की फसलों के दाम और एक एक दाना जो किसान का खेत में पैदा हो वो सरकारी रेट पर बिके, हम इस बात को भी मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि 2018 में जीतने के बाद हमने ये कोशिश करी कि भादरा में गेहूं की खरीद बंद थी। हालांकि बहुत बड़ा गेहूं की पट्टी नहीं है भादरा, लेकिन जो भी गेहूं पैदा होता है किसान अगर बेचना चाहे सरकारी रेट
जो है खरीद का सेंटर बंद था, 2017 में बंद हो गया था, वो हमने 2020 में वापस खुलाया। गांव में हमने मंडियां लगाई हैं, डुगराना गांव में, भिरानी गांव में, मलखेड़ा मेरे गांव में, रामगढ़ में, नेठराना में, परलीका में, गांव में हमने मंडियां चला करके ये कोशिश करी कि किसी परलीका में, अब की बार परलीका में करीब 15,000 बैग चने के सरकारी दाम पर बिके, जिससे किसानों को एक बैग के पीछे कम से कम किसान को फायदा हो 700-800 रुपए पर बैग के पीछे किसान को फायदा हुआ है, जो गांव में बिक रहे थे, प्राइवेट मंडी में बिक रहे थे। तो इन सभी मुद्दों पर हमने मजबूती के साथ काम किया है और आगे काम करेंगे। बादरा में चारों तरफ बाईपास निर्माण को लेकर के, बादरा में नर्सिंग कॉलेज की बात को लेकर के, और दूसरा जो सारे सरकारी स्कूल हैं बारहवीं के, उन सारे सरकारी स्कूलों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने तय करा है। अगर बादरा की जनता हमें दोबारा मिले चुनती है तो हम उन सब के सब स्कूलों में सौर ऊर्जा लगाएंगे, और जहाँ जहाँ लैब है, चाहे कंप्यूटर की लैब है, चाहे साइंस की लैब है, सब लैबों में एयर कंडीशन लगाएंगे, ताकि हमारे बच्चे लैब में स्टैंडिंग करें और अच्छे उनका शैक्षणिक सत्र सुधरे। हमने प्रयास करा है कि हमारी तहसील में लोगों की एकजुटता बढ़े, भाईचारा बढ़े, प्यार प्रेम बढ़े, इसलिए हमने सामाजिक सद्भाव के रूप में काम करते हुए हमारे यहाँ जब नगरपालिका का चुनाव आया, नगरपालिका के चुनाव में हाजी साहब, जो मरूम हाजी साहब चेयरमैन बने, हमने उनका साथ मजबूती के साथ दिया, और उसके बाद वो तो दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी धर्मपत्नी हाजन बैतुल बानो, जो आज वो भी दुनिया में नहीं रही, उनको चेयरमैन बनाने के लिए साथ दिया। हमने ये प्रयास किया कि गाँव की पंचायत, शहर की पंचायत, सब लोगों का प्रतिनिधित्व कायम हो। हमने शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने के प्रयास भी हमने करे हैं। जिस दिन हम मेले चुने गए थे, हमारा जुलूस जो निकला था अग्रसेन चौक, जो आज अग्रसेन चौक बना, उससे लेकर के सवा फाटक तक जुलूस निकला। सड़कें पूरी रूप से टूटी हुई थी, उन सड़कों को आज आप देख सकते हैं ठीक करने का हमने काम करा। वो सड़कें आज भी, और हमने तोड़ करके, उसमें 8 महीने लगे थे। कई बार आप साथियों का हमने मुकाबला भी करा, सामना भी करा, आप कहते थे काम में देरी हो रही है, लेकिन जो सड़कें पहले बनी थी सीसी रोड, वो सीसी रोड तोड़ करके दोबारा सीसी बनाने का जो काम करा, उससे पूरे शहर में तबाही होने से बची, शहर डूबने से बचा। ये हमारे दूरदृष्टि के परिणाम थे। दोस्तों, जब उप जिला अस्पताल घोषित हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब आपका उप जिला अस्पताल तो हम बाहर लेकर के जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, बाहर नहीं, उप जिला अस्पताल का फायदा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का फायदा, निःशुल्क जांच का फायदा, निःशुल्क दवाई का फायदा तभी लोगों को मिलेगा जब उप जिला अस्पताल लोगों की पहुंच के नजदीक होगा। अगर कोई आदमी शहर से बाहर हॉस्पिटल ले गया, 150 रुपए 100 रुपए टेम्पो के खर्च करने पड़ गए, तो निःशुल्क दवाई की योजना और निःशुल्क जांच की योजना खत्म हो जाएगी। ये सारे काम हमने करने का प्रयास करा। सबसे ज्यादा आज जो आपने देखा है, टेम्पो यूनियन ने समर्थन करा है। मैं गांव जा रहा हूँ, पिकअप वाले साथी हैं, बोलेरो वाले साथी हैं, और मोटरसाइकिल के लोग हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में भादरा के किसी बाईपास पर खड़ा होकर पुलिस ने लोगों के चलान नहीं भरे, पुलिस ने लोगों को डराया नहीं, ये नियंत्रण हमने रखा है। ये सारी हमने कोशिशें करी। हम इन सब मुद्दों के बल पर गांव जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। निसंदेह हमें पूरा आत्मविश्वास है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिसके यही मुद्दे और उसके साथ काले कानूनों समेत देश की एकजुटता, दलित की आवाज, चाहे जालौर की घटना हो, चाहे पाली की घटना हो, और चाहे दलित समाज को, आदिवासी समाज को न्याय करने की बात हो, समानता की बात हो, ये सारी बातें हमने राजस्थान की विधानसभा में उठाई है। चाहे ओपीएस का सवाल हो, आज ओल्ड पेंशन की बात करें, 2004 के बाद पूरे देश में ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी, कर्मचारियों की यूनियनें चलती थी, कर्मचारी धरना प्रदर्शन जुलूस करते थे। हम समझते हैं हमारे घर से बेटा बेटी जो नौकरी लगे, हमारे भाई बहन जो नौकरी लगे, 60 साल के बाद अगर उनको कोई ये कह देगा कि अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये चीजें ठीक नहीं है, सामाजिक सुरक्षा के भीतर नहीं आती है बात। इसलिए हमने कोशिश करी कि ये सारी चीजों को बदलते हुए सरकार ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने हमारी मांग पर और कर्मचारियों के आंदोलन पर ओपीएस को लागू करा, जो पूरे देश में एक नजीर बना है। इस तरीके से हमने फसल बीमा में हो, चाहे ओपीएस में हो, चाहे सड़कें बना करके, चाहे नहरों के लिए बजट ला करके, चाहे लोगों को लूट से बचा करके, झूठ की और लूट की राजनीति के खिलाफ हमने लगातार 5 साल तक काम करा है। निसंदेह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इसी चुनाव में हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से एक बार फिर जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। 16वीं विधानसभा में फिर भादरा का डंका बजाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, आपने सड़कों की बात की, गाँव की बात करें, ट्रैवलिंग सिस्टम सर बहुत कम है। गांव के अंदर बसों की आवाजाही एक तरीके से कम देखने को मिलती है, चाहे आपके गांव मलखेड़ा में बात करें, सागड़ा क्षेत्र बात करें, और कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी बस की कनेक्टिविटी कम है। तो क्या आप अपने मैनिफेस्टो में उस तरीके का भी कुछ रखेंगे भादरा की जनता के लिए, ताकि लोगों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके?
बिल्कुल ये आपकी बात सही है। मैं थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह गया था। वहाँ दोनों जगह स्थिति ये कि सरकारी ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। तो वो लोगों का शीन जो देखा, वो शीन जो आज अपने यहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक एक बसें चलती थी गाँव में, और वो एक एक बसें जब लोगों के पास प्राइवेट मोटरसाइकिलें आ गई, खुद के साधन आ गए, तो बसें बंद हो गई। आज ये बहुत ही जरूरी है, ये चीजें हम शामिल करेंगे। बहुत ही जरूरी है कि ग्रामीण सेवा के नाम से चलाए सरकार, चाहे रोडवेज चलाए। हालांकि हमने इक्की दुक्की रोडवेज शुरू करी, लेकिन वो नाकाफी है। मेरे गांव से सुबह रोडवेज निकल जाती है तो 10 बजे जिसको भादराना है, उसके पास अगर खुद का साधन है तो खराब है। सागड़ा की स्थिति भी है, भानगढ़ की स्थिति भी है, शेरडा की स्थिति भी है, बिराड़ की स्थिति भी है, दूर दराज के गाँव। हालांकि उनसे अभी भी प्राइवेट बसें चल रही है। अल्टीमेटली बस इतने दाम है तो लंबे समय बसें नहीं चलेंगी, तो सरकारी परिवहन लोगों का आवागमन के लिए हो, ये सीएम मांग पत्र में, मैनिफेस्टो में बात रखी। सर, आपने आज नामांकन दाखिल किया। विपक्ष सबसे बड़ा आरोप आप पर लगाता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसे एक प्रकार से लिए हैं, चाहे नगर पालिका चुनाव, राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। बहुत से आरोप लगाते हैं। गहलोत की सरकार जब गिर रही थी तब आपने उनकी सरकार बचाई, तब भी पैसे लिए। आज एफिडेविट में क्या कुछ कितने पैसे दिखाए हैं, कितना आपके पास नगद राशि है, कितनी चल संपत्ति है, चल संपत्ति? 29,50,000 रुपए का तो एक अलॉट हुआ था मुझे फ्लैट, जब अरावली मानसरोवर में बहुत सारे विधायकों को नहीं, टोटल विधायकों के लिए था। 192 विधायकों ने शायद ये फ्लैट लिया, जैसा मेरा मानना है। आज उसकी कीमत है 35 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए मेरी दादालाई जमीन की कीमत बनती है, जो मुझे दादालाई जमीन इससे मिलती है। ये टोटल हो गई 50 लाख। मेरे खाते में 2 खाते मेरे पास, जो डिटेल तैयार हो गई थी जिस दिन तक एफिडेविट तैयार हो गए, तो उस समय 68,000 रुपए प्लस दूसरे खाते के करके, तीसरे खाते के करके, वो सारे 1.25 लाख रुपए थे। आज तो खैर 17,000 है, लेकिन एफिडेविट 3 दिन पहले तैयार हो गया था। मेरे में हाउस लोन, पर्सनल लोन मान करके ये जो फ्लैट जो लिया है, उसके बाद जो मुझे तनख्वाह जनता ने बनवाई थी, वो लोन सारे मैं करूँ, दोनों तीनों बच्चों की शादी के बाद जो लोन, वो सारे लोन तीनों करूँ, तो मेरे पर सरकार मेरे में मांगती है 45,14,970 रुपए। मेरे पास जो चल और अचल संपत्ति है वो पिछली बार से घट करके 5 लाख है। ये मेरा एफिडेविट। बलवान जी, किसान आंदोलन में आप सक्रिय रहे हो, लेकिन आपके राजस्थान में ये इनकी बात तो पूरी नहीं, पूरी नहीं का कोई क्रॉस आ जाए। कितना बड़ा मसला था। राज्यसभा के चुनाव में कोई पैसे देता, चेयरमैन साहब के पास बैठे हैं, ये पैसे देते, तो आज मुझे ईडी का, सीबीआई का डर नहीं लग रहा क्या? भी मैं इस एफिडेविट में नहीं लूँगा। ये आ गया एफिडेविट। एफिडेविट बहुत बड़ा है, आपको कॉपी देंगे, पूरे एफिडेविट की कॉपी उपलब्ध कराएंगे, आपको सबको भेजेंगे। लेकिन जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं ना, ये एक्यूरेट है। संपत्ति है ना मेरे पास, हजारों हजार लोग हैं मेरे साथ। इसके अलावा मेरे पास चल संपत्ति ज़्यादा नहीं। किसान भवन लोगों ने जो मदद करी, उससे भवन खड़ा हो गया। पिछले 5 साल मेरे को मदद करी है लोगों ने, गांव गांव में मालाएं डाली। किसान आंदोलन में भी खूब रुपए, 12-15 लाख रुपए कई गांवों से गांव के चौक में मिला करके माला डाली। उन्हें शाहजहाँपुर बॉर्डर भेजे। बॉर्डर में जब कोरोना था, स्थिति विकट थी, तो यहाँ से सामग्री भेजते थे। उसके बाद ये किसान भवन में लोगों ने मदद की। लेकिन बलवान पुनिया की संपत्ति है, ये संपत्ति है कि आज मेरे में 45 लाख रुपए का लोन है, और मैं बड़ा खुश हूँ इतनी संपत्ति से। तो कोई ये तो खतरा नहीं कि आपको कोई ईडी आएगी, आपके घर छापा पड़ जाएगा। सर, विपक्ष ने फिर भी बार-बार कहा कि पंजाब में आपके नाम जमीन है, आपके रिश्ते। मैं एफिडेविट में लिखता, वो तो ये तो कहते ही रहेंगे, ई धरती है किस लिए? विपक्ष वाले कह रहे पंजाब में जमीन, तो ई धरती है किस लिए? मारो सर्च। मेरे रिश्तेदारों की जमीन होती तो रिश्तेदार बाकी थोड़ी हो जाते। मैं रिश्तेदारों के नाम जमीन करा देता तो राजी रहते, बाकी थोड़ी हो जाती। एक रिश्तेदार की करा देते तो दूसरा कह देता उसके नाम करवा रखी है, हमारी तो करवाई नहीं। ये तो कंफ्यूज क्लियर हो गया। 1.5 साल पहले क्लियर हो गया था। ये तो 1.5 साल जिस दिन हमने प्रधान जी को पार्टी से निष्कासित करा था, मलखेड़ा में बैठ करके सब साथियों ने, सब जनप्रतिनिधियों के सामने स्पष्ट कहा था, हमारे पार्टी सेक्रेटरी ने प्रेस नोट जारी करा था कि पार्टी की लाइन के खिलाफ चल रहे हैं प्रधान जी, अब ये पार्टी में नहीं रहेंगे। 1.5 साल पहले की बात, आज की बात थोड़ी है, उसी दिन क्लियर हो गई थी। ये तो विपक्ष, असल बात में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास कोई
ये चीज नहीं है कि वो हमारे पर क्या आरोप लगाएं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। सर भविष्य में आपका जो पार्टी कार्यक्रम, जो भी चुनावी कार्यक्रम है, नरेगा की दिहाड़ी बहुत ज़्यादा कम है, 200 रुपये है, और भेड़ बकरी वाले हैं उनके लिए स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं भेड़ बकरी की वो बहुत सीमित है। क्या भविष्य में इसके लिए कोई आप अगर चुन के जाते हो, आपको जनता मौका देती है, तो राजस्थान विधानसभा में इन मुद्दों पर काम करोगे? इस मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में अकेले में काम करने से कुछ होने वाला ही नहीं। 33,000 करोड़ रुपए मनरेगा में कम करें भाजपा ने, मोदी जी 33,000 करोड़। उसका सीधा सा असर मजदूर के दिन पर पड़ता है। स्टेट एलोकेशन जो होता है मनरेगा का, उस पर सीधा असर पड़ता है। फिर भी हमने राजस्थान की विधानसभा में मनरेगा के 100 दिन पूरे करने के लिए, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन दिनों को 125 करा, 125 दिन पूरा करने के लिए आवाज उठाई है ना, आगे फिर उठाई। दूसरी बात हमने तो ये भी उठाई थी कि नरेगा को खेती से जोड़ा जाए। जो किसान खेती करता है, लगभग नरेगा में सारे भूमिहीन लोग नहीं जाते, किसान भी जाते हैं, तो खेती से नरेगा को जोड़ा जाए, ये बात विधानसभा में उठाएंगे। पशुओं के लिए स्वास्थ्य योजना या शुरू हुई है राजस्थान में, तो उस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिले, लोगों को जागरूक करें। पशु बीमा शुरू हुआ है, जिसमें गाय का, भैंस का और भेड़ बकरियों के लिए जो आप बहुत जोरदार प्रश्न है ये, और राजस्थान की बहुत बड़ी खेती है राजस्थान की। राजस्थान में मतलब बकरी पालन, भेड़ पालन और पशुओं का बड़ा कारोबार, इसको मजबूती से वेबकोस कंपनी को किलाबंदी का काम दिया था, उन्होंने सही नहीं करी। पिछले दिनों वो आए थे कि साहब किलाबंदी हो गई, अब इसका आप लोकार्पण कर दो। जब पर्चा खतौनी चेक करवाई तो डिफरेंस उतना ही आ रहा था जितना आज से कई साल पहले आया, तो उनको पेमेंट रुकवाया और उनको खतौनी, पर्चा खतौनी जो उन्होंने तैयार करी उसको हमने लागू नहीं करने दिया, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा ये था अगर वो लागू हो जाती तो किसानों के गांव गांव में झगड़े पैदा हो जाते। तो झगड़े 1998 से लेकर के 2003 के बीच हमारे पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी ने करवा दिए थे, जोड़ पायतना लोड करा के गांव गांव में झगड़े करवा दिए थे। वो झगड़े हम करवाना नहीं चाहते थे वैसे तो, इसलिए हमने कोशिश करी कि ये सही नहीं हो जब तक इसको लागू नहीं। सर, जिस तरीके से चिरंजीवी योजना है प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये लागू होती है और निःशुल्क इलाज होता है, उसी तरीके से सर सरकार अगर कोचिंगों के लिए भी ऐसी सुविधा शुरू करे, हालांकि सरकार ने की है वो केवल सिक्कर कोटा की कोचिंगों में है, ऐसा कोई उपखंड स्तर पर या विधानसभा के हेडक्वार्टर पर ऐसा कुछ शुरू किया जाए, जैसे बच्चे अगर पढ़ने जाए तो निःशुल्क कोचिंग वहाँ कर सके। अनुप्रति कोचिंग योजना जो राजस्थान सरकार ने शुरू करी, उसका विस्तार करने की सही बात है, उसका विस्तार करने की जरूरत है। और जो जो हमारा प्रतिनिधित्व तो मजबूत होगा, हम नीचे तक चीजों को लेकर के आएंगे। जिस तरीके से उप जिला अस्पताल हम लेकर के आए, जिस तरीके से हम 3 कॉलेज लेकर के आए, एग्रीकल्चर कॉलेज, ITI कॉलेज, महिला ग्रामीण कन्या महाविद्यालय कॉलेज लेकर के, उसी तरीके से कोचिंग सेंटर और समाज कल्याण, खास करके समाज कल्याण छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। जिस तरीके से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कर्णपुरा में तैयार हुआ और आज उसमें एडमिशन कितने बच्चों में 70 बच्चियां उसमें रह करके पढ़ रही हैं, 2 मंजिला भवन तैयार हो गया। उसी तरीके से हम बच्चों के कोचिंग सेंटर्स के लिए भी प्रयास करें। सर, आप किसान आंदोलन रहा और आप भी जुड़े किसान आंदोलन से, साथ ही सवाल भी कर रहे थे इस चुनाव, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव विधानसभा का, लोकसभा का होगा उसके बाद, कितना का असर आपको दिख रहा है किसान आंदोलन का? बीजेपी कह रही है कि हमारी बारी है, हम सत्ता में आएंगे, लेकिन जिस तरह से 3 कानून लाएंगे, क्या कहेंगे? बीजेपी मौन है 3 काले कानूनों पर, बीजेपी तो OPS पर भी मौन है, बीजेपी तो इस बात पर भी मौन है भी यहाँ हमारे नहरों की क्राइसिस रही है पिछले 6 महीने जो, तो जानबूझ कर बदमाशी करी हरियाणा ने। हमने बार बार चिट्ठी लिखी, बार बार प्रयास करा। मैंने गजेंद्र सिंह जो हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्री, उनसे भी करा। यहाँ बीजेपी के सांसद है, मैंने सांसद महोदय को आज से 4 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी भी आप भी कुछ प्रयास करो, हम भी कर रहे हैं। हरियाणा से पानी लेना है, पंजाब से पूरा पानी लेना है, उसमें भी वो तो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते कि बलवान ने पानी बेचा है। वैसी ऐसी कोई नीति नहीं होती कि एक स्टेट का MLA दूसरे स्टेट को पानी बेच दे, ऐसा नहीं होता। सवाल ये है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट का शेयर लें। हमारी ये लड़ाई जो मैंने कही, हमारी नहरें टूटी हुई थी, जब हम हरियाणा जाते तो कहते आपकी नहर पानी नहीं लेगी। हमने 192 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए। हम कोशिश ये करेंगे कि हमें पूरा पानी मिले और बार बार इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाई। मेरे से पहले वालों ने कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाया। बीच में कोरोना आ गई, नहीं तो पहले भिड़ते ही मैंने जो पहली विधानसभा में आवाज उठाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ मीटिंग लेकर के आए। लेकिन उसके बाद जो कोरोना आई 1.5 साल, तो वो एक रिदम खराब सा हो गया था।
हम पूरे पानी की लड़ाई भी जारी रखेंगे और नहरों के निम्नीकरण के लिए जो बड़ा बजट है उससे हम पूरे भादरा क्षेत्र की चाहे अमर सिंह बराज हो चाहे सिद्धूर नहर इसको कंप्लीट रूप से तैयार करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने की हमारी कैपेसिटी बढ़े। और मैं दूसरा ये भी बताना चाहता हूँ जो 14 बिरानी गाँव की शिलान्यास हमने करा था उस कार्य योजना को भी कंप्लीट कराएंगे। अब दोबारा जीतते हैं हम खेत खेत में पानी पहुँचाएंगे। जो एक शिला लगी थी 5 अक्टूबर 1989 को सिद्धूर नहर की 112 लाख हेक्टेयर जमीन 112 यानी 1,12,000 हेक्टेयर जमीन 112,000 हेक्टेयर जमीन कमांड होने का था 90,000 हेक्टेयर जमीन उसके नीचे कमांड हुई जिसमें आज ना करते हुए 60,000 हेक्टेयर जमीन में पड़ी होती है। उसी तरीके से हम 14 बिरानी गाँव जो भादरा के 14 नौर के 2 तारानगर के उनका जो शिलान्यास उसका काम भी पूरा करेंगे। भादरा के चारों तरफ रिंग रोड बनाएंगे, भादरा के नर्सिंग कॉलेज का काम करवाएंगे। ये सारे काम है तो हम कंप्लीट करेंगे आने वाले समय। सर कांग्रेस की टिकट कब तक आ जाएगी? कोई गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है? वो बड़े स्तर का मसला दिल्ली जाने का हमारे बस की बात क्योंकि आपके भी खासा है अशोक गहलोत जी, कोई डिस्कस हुआ होगा इस पे इसको लेकर के? क्योंकि पहले से तो कई दिन पहले पूछ रहे थे कभी कोई डिस्कशन नहीं। फिर वो बोले दिल्ली बात करेंगे। दिल्ली वाले तो मेरे संपर्क में नहीं, अगर कांग्रेस की टिकट आती है तो आप चुनाव में कोई फर्क महसूस करते हैं? नहीं, कोई फर्क महसूस नहीं करते, कोई फर्क महसूस नहीं। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, ये आज साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ पूर्व प्रधान धर्मपाल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन ये मानते ही है ना कि जिस दिन कांग्रेस संकट में थे बलवानपुर ने मदद की यहाँ के लोगों को। जब भी इनका कोई काम पड़ा सरकार से मैंने कभी इनको मना नहीं किया। मिलकर के हमने नगर पालिका बनाई थी, आपको पता ही, और लड़के बनाई थी, मिलके नहीं लड़के मिलके लड़े, लड़के बनाई थी, एक बार नहीं 2 बार बनाई। तो ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी चुनाव में भी कांग्रेस के साथ? ये देखो ना चेयरमैन साहब है, पूर्व प्रधान धर्मपाल जी हम कांग्रेस के नेता रहे, वो तो बीजेपी में तभी नहीं गए जब उनके नेता बीजेपी में चले गए, वो नहीं गए वो भी साथ बाहर ही सर आप हरियाणा भी होकर आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में और अभय चौटाला के उपचुनाव में भी गए थे। सुनने में आ रहा है अभय चौटाला जी भी आ रहे हैं 10 तारीख के बाद यहाँ पर चुनाव में। आज जिन पे मैंने नुकता डाला वो सारे आएंगे, सब आएंगे। अभय चौटाला जी को आना चाहिए, मैंने मदद करी है। विधायक जी आजकल जो बच्चे अग्निवीर के अंतर्गत शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? अग्निवीर ही गलत है, ये ठीक याद दिलवाई आपने। नहीं, अरे जी यही तो खतरा है किसान को और किसान के बेटों को। एक फौज तो थी किसान का बेटा जो बेचारा मार्क्स कम ला पाता, शरीर से कदकाठी से मजबूत होता था। ये हमने तो नहीं सिर्फ अग्निवीर की निंदा करी, हमने तो उसकी मुखालफत भी करी, आज भी मुखालफत करते हैं। अग्निवीर अगर लागू रहेगी तो ये बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ेगी। 4 साल के लिए और एक किसान के बेटे में देशभक्ति का जो जज्बा था, शहीदी का जो जज्बा था, शहीद आजम भगत सिंह के बाद जो देश में उनकी कुर्बानी के बाद उन्होंने जो ये कहा कि मैं 23 साल की उम्र में शहीद हो जाऊंगा पर देश को एक ऐसी ताकत दे के जाऊंगा, वो शहीदी का जो जज्बा था, भगत सिंह बढ़ते थे छोरे, उनका जज्बा तोड़ने का काम भाजपा ने करा है। मैं तो आपके जरिए सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये अग्निवीर योजना नहीं है देश को ठेके देने की। CISF तो कल ही मेरे को कोई बता रहा था कि CISF तो भी ठेके पर दिए, CISF ठेके पर दे दी, यानी अब सरकार नहीं चलाएगी CISF, ठेकेदार चलाएंगे। जो आपके अग्निवीर उनके लिए कह रहे हैं कि ये 4 साल के बाद किसी न किसी इंडस्ट्री के आगे, किसी न किसी नेता के आगे गनमैन रह जाएंगे। और जो शहीद हुए पटियाला के नौजवान, एक महाराष्ट्र का, दोनों को एम्बुलेंस डेड बॉडी यूं रखी आई जैसे एक्सीडेंट का रखी आई। तो ये योजना भी नौजवानों को समझने की जरूरत है, इसके खिलाफ माहौल बढ़ेगा। यूं ही उनको आग बीच के नौजवान वोट देते रहे भाजपा को तो उनके हौसले बढ़ेंगे ना। वो जिस तरीके का तांडव कर रहे हैं कि उनका एक नेता ने तो भादरा में तो सरेआम कह दिया कि 11,000 रुपए ले, जिस बूथ में जीतोगे वहां 11,000 ले जाओ। जिस तहसील में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया, जिस तहसील में 450 करोड़ सिंचाई के आए, जिस तहसील में 350 करोड़ पेयजल के आए, जिस तहसील में 400 किलोमीटर की सड़कें बन रही, वहां का बूथ जीतने के लिए बीजेपी का आदमी कह रहा है कि 11,000 रुपए आपको दे देंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है पर अब तक कार्रवाई
माकूल कार्रवाई नहीं है। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि हम खरीद लेंगे लोगों को। वही देश ठेके दे दिया बड़े बड़े पूंजीपतियों को, सियाई सब खरीदी है, तो कोई गांव के अपने चना खरीदने वाले व्यापारी तो खरीदी नहीं होगी। सियाई सब खरीदी है तो कोई बड़े बड़े अदानी अंबानी ने खरीदी होगी, और वो अपनी इंडस्ट्री की रखवाली करवाएंगे। ये चीज नौजवानों को समझ नहीं है इस चुनाव में। सर, केंद्र के मुद्दे क्या इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, तब खासकर जब आपकी 50% बातें मोदी सरकार के खिलाफ होती है किसी भी भाषण में या किसी भी मीटिंग में, चाहे आप विधानसभा में भी बोले हो, क्या जो केंद्र की नीतियां हैं वो यहाँ पर इस चुनाव को प्रभावित करेगी? जिस प्रकार से आप ओपीएस के बारे में बोल रहे हैं, या अग्निवीर योजना के बारे में बोल रहे हैं, या किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद यूपी चुनाव भी आया, वहां पर तो बीजेपी की सरकार बन गई। क्या जनता इन मुद्दों को याद रख पाती है? भाई मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी, तो कर्नाटका में भी गिर गई थी, गोवा में भी गिर गई थी, राजस्थान में नहीं। जो यूपी में हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी। क्यों नहीं प्रभावित करेंगे? प्रभावित करेंगे सारे मुद्दे। ये पूरा पंजाबी बेल्ट है जो हनुमानगढ़ गंगानगर का, इसमें बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 750 कुर्बानी हुई। दूसरी बड़ी बात ये केंद्र के मुद्दे, जैसे अग्निवीर का कहा, जैसे मनरेगा का कहा, जैसे पानी का कहा, जैसे ओपीएस का कहा, जैसे एजुकेशन का। एजुकेशन में पैसे कम करे तो राजस्थान सरकार ने उन नीतियों को चेंज करने के लिए एलोकेशन करे, बजट एलोकेशन करे। उन्होंने तो 18,000 स्कूल बंद करे थे पिछली बार भाजपा ने। 15 से लेकर 118 स्कूल बंद हुए थे। मेरे से तो 9 ही वापस खुल पाए, मैं सारे स्कूल खोल ही नहीं पाए। सिर्फ 9 स्कूल वापस खुले। बंद होना आसान काम है, खोलना वापस बहुत मुश्किल काम है। बड़े स्कूल कर्मोन्नत करने का काम इसलिए करा कि सरकारी तंत्र को यहाँ की सरकार मजबूत करना चाहती, जस्ट ओपोज नीतियां। अभी जो रात कैंप चले थे, कैंपों में जो पॉलिसियां आई थी, ये पॉलिसियां 100% स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर रही है। जनता के पक्ष की जो पॉलिसियां, इन पर गंभीरता से जनता वोटिंग करेगी। बीजेपी को जो मुगालता है ना, ये मुगालता वायु मुगालता, इसमें कोई दम नहीं है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष चुनाव को विकास कार्यों की बजाय आपके घमंड और आपके अहंकार पर चुनाव को फोकस करवा रहा है। जनता को बार बार कह रहा है कि विधायक घमंडी अहंकार में है। क्या विकास कार्यों पर आप चुनाव को लेकर जा पाएंगे? मैं तो विकास पर ही जा रहा हूँ अभी तक, और विकास पर ही वोट आप देख रहे हो। उनकी हमारे मुकाबले में एक भी सभा हुई है, अभी भी उन्होंने नामांकन रैली के लिए वीडीएस रखा है। वीडीएस की कैपेसिटी नहीं 5,000 आदमी घुसने की। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के टिकट की शक्ति प्रदर्शन के लिए मलखेड़ा का चौक रखा था, जहां हमने 1 दिसंबर को यूं ही हमारे एक साथी ने ज्वाइन करा था, उनके भाजपा के पूर्व पंचायत समिति मेंबर ने। यूं ही हमने चाव में मीटिंग बुला दी थी। साथी बलवान खेड़िया, जबकि अभिजीत और शासी, उन्होंने तैयारी करी थी। हम सारे लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग आए। और आज भी 27 सितंबर की रैली आपने देखी होगी, और 5 तारीख को रैली करेंगे हम, बताएंगे आप। घमंड बापू जी ये बात कही, घमंड वाली समझ नहीं आती बात। मैंने 500 फोन उठाए दिल्ली, और 500 लोगों से मिला हूं। जो आदमी 500 लोगों से मिले उसको घमंड हो सकता है क्या? घमंड वाला तो 5 से तहसील के 5-7 मुखियों से मिलता है, वो इधर आके मिलते हैं। मैंने खुल के बात करी है लोगों से। दूसरी बात मैंने स्पष्ट कही है, मैं यही कह रहा हूं, लूट और झूठ की राजनीति खत्म करने के लिए मैं लोगों से मिला। ये झूठ की और लूट की राजनीति बंद हो। बिचौला कोई है ही नहीं। 5 साल में कोई बिचौला ना, सीधे मिले लोग, सीधा टपाक दिश, होगा तो होगा, न होगा तो न होगा। कोई गोली देने का काम हमने नहीं करा। मैंने लोगों को यूं बेवकूफ नहीं बनाया। 6 महीने पीछे चक्कर काट रहे हैं लोग, बोले साहब 6 महीने से लगातार की एमएलए साहब बेवकूफ बना रहे, फिर 6 महीने बाद कहेंगे साहब अब तो नहीं होगा। नहीं होने वाला होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। स्पष्ट कहा। इसको कोई घमंड कह दे, मेरी तो शैली है। नंबर 2 बात, अगर मैं कहूँ मेरे शब्द में तो गर्व है मेरे लिए। मैंने इतने कॉलेज, इतने स्कूल, इतने सड़कें, इतने बिल्मे, अरे कुर्की यार सबसे बड़ी बात, सब सारी चीजें छोड़ दो एक साइड, कुर्की नहीं निकलने दी। अब आप ये कहते हो कि आपने अफसरों को धमका दिया। अरे धमकाया थोड़ी, अफसरों को बताया कुर्की नहीं काटने की बात। पता है आपको रोड एक्ट क्या है? रोड एक्ट में 5% कोई 1 लाख रुपए की जमीन है, केसीसी है,
1 लाख रुपए की जमीन कुर्क करोगे, कुर्की का कागज चला दोगे तो 2% खाते में आ जाएंगे, 1 लाख के 2,000 आ जाएंगे एसडीएम के खाते में। उसका कलेक्टर के पास जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, तहसीलदार, टीआरएफ, गिरदावर, पटवारी तक जाता है। दर्जनों कुर्कियां निकालोगे, सैकड़ों की संख्या में कुर्कियां निकालोगे, लाखों की संख्या में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे 5 साल किसी प्रशासन ने हमारे यहाँ तो नहीं कराया था ना। ये हमारे लिए अभिमान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, घमंड की बात नहीं है। सर, आपके घमंड की चर्चाएं ज्यादातर चली जब आपने टीपी के विधायक को हरामजादा तक कह दिया। हालांकि आप समझदार विधायक हैं, वकील भी रहे हैं, किंतु इस तरीके की भाषा शैली सर क्या आपको शोभा देती? बहुत ही रूटीन की बात थी, बहुत ही रूटीन की बात। और जो ही मुझे ये किसी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि आपने कहा रूटीन में पढ़े कहते बच्चों को डांट के कहते हैं बराबर बात बैठ के हम इतने खुल के बात करते थे विधानसभा में दोस्त की तरह। मैंने कहा रामदादा ये कलेक्टर भी कोई जेब में रहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि बलवानपुर ने कलेक्टर इस जेब में डाल रखा है, एसपी जेब में डाल रखा है। मैंने कहा रामदादा कोई कलेक्टर एसपी जेब में रहता है? ये मैंने कहा। ये कहा तो उन्होंने तूल पकड़ाई बात। मैंने जो ही मुझे पता चला मैंने आज सॉरी बोला, सॉरी भाई हमारी तो हरियाणवी मदर टंग है, हमने बोल दिया अगर आपको फील हुआ तो। उन्होंने उस स्क्रीनशॉट अखबार को दे दिया, फिर मैंने दोबारा कह दिया। फिर वो विधानसभा बोले, मैंने वहीं कहा, उन्होंने कहा कि एससी के आदमी को नहीं, मगर नहीं, मैंने क्या मिलने को कहा एससी का संकट आता है तो तुम कहाँ थे भाई? जालोर में, गोंडवाड़ में, पाली में जो लोग एससी के खिलाफ हैं, सामंत हैं, सब भाजपा में। आप इससे बड़ा क्या समझेंगे कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा के लोकार्पण पर नहीं बुलाया? देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जो एससी से थे, विस्टा के शिलान्यास में नहीं बुलाया। भाजपा संविधान विरोधी है, उसका एमएलए मुझे कहे कि तू एससी का विरोधी है, तो फिर मेरी छाती नहीं फट जाए? मैंने खूब कहा तुम एक रूटीन की भाषा को मुद्दा बनाना चाहते हो क्या? इन्होंने तो मुद्दा बरवाड़ी में भी बनाया था, मुंसरी में भी बनाया था, क्या बट्टा बटेगा भी नहीं। सबसे ज्यादा एससी के लोग मेरे साथ आज। अरे आरक्षण के लिए बलवानपुरिया बोला कि डिफाइन करो आरक्षण को, किस किस को दोगे, कैसे दोगे? ये क्यों उड़ज पुड़ज बातें कर रहे हो तुम? आरक्षित वर्ग की मेरिट सामान्य से ऊपर जा रही है, कर क्या रहे हो? ये बात विधानसभा मैंने करी है, ये किसी नेता का डोली नहीं है बात कहने का कि सामान्य की मेरिट से ऊपर जा रही है एससी की, ओबीसी की मेरिटें। कहां है तुम्हारा आरक्षण? आज केंद्र ने चिकित्सा में मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट दिए हैं उसमें एससी का आरक्षण 100% खत्म कर दिया। वो मेरे पर यह आरोप लगाए कि तुम अहंकारी हो और तुम एससी की विरोध हो। वो तो मुझे बोलना आता है ना, मैं बताऊंगा ना। एससी का विरोधी वो है जो उनकी समानता बर्दाश्त नहीं करता। एससी का विरोधी है जो देश के राष्ट्रपति को उसी के कार्यक्रम में प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और लोकसभा राज्यसभा से ऊपर है राष्ट्रपति। उस विस्टा के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद नहीं आए, लोकार्पण में द्रौपदी मुर्मू नहीं आए, क्योंकि उनको बुलाया नहीं मोदी जी। इससे बड़ा भाजपा तानाशाही कुछ नहीं कर सकता। सर विधायक जी, बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है, आपका जो सामने प्रत्याशी है वो बीजेपी का है, कैसे देखोगे? नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं देखता, वो लुटेरा है, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो तो ये है कि उसके खांचे चचे हुए थे गांव में, गली गली में, थाने के लुटेरे, दलाल, थाने के एसडीएम के दलाल, डीलरों के दलाल, इतना सही है ब्यूथ उसका, उसको ब्यूथ ही नहीं उसका। 2 बार एमएलए रह लिया, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला, वो भी लास्ट में ये कह के कि मेरे वहाँ आंदोलन होता है, कॉलेज तो खोल दो, तो वसुंधरा मैडम ने कॉलेज खोला। बाकी उसका तो कोई ब्यूथ नहीं है ये आइडियोलॉजिकल बात करने की। वो तो ये कह रहा है कि बलवान है, कल ही कह रहा था किसी काम में कि बलवान ही समस्या है भादरा की समस्याएं। मैं रात को चुनाव में जाता हूँ, आजकल मजे आ जाते हैं, दिन से ज्यादा रात को मजे आते हैं कि सड़कें साफ, मर्सीसर से घर कुछ 35 मिनट एकदम साफ सड़कें। अब वो कह रहा समस्या तो वो तो खुद बदमित आके उसको ऐसे इश्यू से कोई लड़ा नहीं। सर, आप बार बार बोलते हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए,
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव क्या बीजेपी के खिलाफ जाते हैं? जिस प्रकार से जितने भी एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, सभी में लगभग बताया जा रहा है कि बीजेपी शायद सरकार बना पाए, तो सिर्फ एक राजस्थान में फाइट में है, वहां भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं लग रही है। तो क्या बड़े बदलाव आएंगे? और आप व्यक्तिगत भी कहते हैं अगर बलवान पूनिया जीतता है तो राजस्थान में भी बड़े परिवर्तन आएंगे, क्या कोई बड़ा मैसेज, बड़ा एक मिनट, बलवान पूनिया की जीत का मतलब सीधा सा राजस्थान में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं 100 से ऊपर अगर बीजेपी बन गए तो भी नहीं आएगी, आएगी नहीं। सो बलवान पूनिया जीतेगा नहीं, 100 से ऊपर जीते ऐसे कैसे आ जाएगी? आप समझ नहीं पा रहे हो टेम्पर को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये गरीब है ना, ज्यादा बोलता नहीं, गरीब की लाठी ज्यादा बोलती नहीं। ये जो ज्यादा बिना काम की बकवास करते हैं ना, ये बकवास इसलिए करते हैं कि मैंने इनकी लूट बंद कर दी। आज पूरी भादरा में चप्पे चप्पे में जाना, कोई राशन का डीलर 7 सस्पेंड करे थे मैंने, वो 7 ही रोते फिर रहे। कोई राशन के डीलर ने मेरे 5 साल के कार्यकाल में गोल दाना नहीं खाया किसी गरीब का। अरे नहीं दिया मैंने, ये मेरा है, कार्य करूंगा मैं, करना चाहिए मुझे। मैंने भाइयों 17, 16, 2015 में 3 साल लगातार सीरियल धरने करे थे राशन की दुकानों को बचाने के लिए। राशन लूट ले जाते थे, 2000 रुपए बंदी। आज 34 डीलर आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले आए, क्या मेरे साथ थोड़ा सा अलॉटमेंट कम आ गया, अलॉटमेंट में कोई ठेकेदार ने गड़बड़ कर दी। मैंने डीएसओ को बुलाया बाद में, क्योंकि 34 के 34 डीलर इनका अलॉटमेंट चेक कर मैं जा रहा हूँ मार्केट मीटिंग में, शाम तक मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी, अलॉटमेंट दोबारा कम हो गया। तो खबरदार, वो जब उठ के जाने लगे तो मैंने एक बात पूछी, अरे मैं भाई कोई रंगदारी देते हो क्या? बोले मेरे साहब जब से आप बने कोई रंगदारी लेने आए, तब उनके दर्द है पेट में। समस्या तो ये बता रहे ना, वो तो ये समस्या बता रहे। सर आपके मैनिफेस्टो में अब बड़ी घोषणा क्या है सर? बड़ी घोषणा भादरा के लिए 14 बिरानी गांव का काम कंप्लीट करना, नहरों का पूरा पानी लेना, और जो खाड़े बनने जो मैं बजट लाया हूँ वो बजट को सही ढंग से लगवाना, पारदर्शिता से लगवाना, क्वालिटी से लगवाना। इससे बड़ी घोषणा ये है कि भादरा की चारों तरफ रिंग रोड बनाऊंगा, और इससे बड़ी घोषणा ये भादरा में नर्सिंग कॉलेज बनाऊंगा। इससे बड़ी घोषणा ये पूरे के पूरे स्कूल जिनको बलवान ने लग करके अच्छे बनाने की कोशिश की, उम्र पैदा करा स्कूलों को हरा भरा करने का, उसको सही करना। शहर की जो चेयरमैन साहब बैठे, शहर की जो आज सीवरेज को लेकर के छोटे छोटे इशू बचे हैं, उनको कंप्लीट करना। सर वर्तमान में विपक्ष के पास आपके खिलाफ 2 बड़े मुद्दे, एक तो चंदन का मामला, दूसरा डीजल का मामला। क्योंकि डीजल के मामले में आपके किसी नजदीकी का नाम आया, जो चंदन का मामला था उसमें भी आपके कोई यूथ ब्रिगेड के किसी जो सदस्य का नाम आ गया। ऐसे में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हो? मैं तो चंदन के हाथ लगड़ी नहीं देखी, न हमारे घर में टिक्का टक्का करता, चंदन का भी टिक्का वही कर लेता। दूसरी बात ये, चंदन या किसी ने छुपा रही तो पकड़ेंगे, इसमें क्या बात है भैया? मुद्दे तो तब बनाए ना जब चंदन गुजर रही है, कोई तस्कर चंदन की तस्करी करके फिर दान करता फिर रहा है, तब मुद्दा बनाए ना। चंदन आई, चंदन पकड़ ली, डीजल ज्यादा आया, डीजल पकड़ लिया, कार्रवाई होगी। भाई अपराध होगा, नेचुरल प्रक्रिया है, अपराध करेंगे तो कार्रवाई होगी, बात खत्म। मुद्दा तब बनाओ जब अपराधी बच जाए। सर मुद्दा तब बन रहा है तब आचार संहिता लगने के बाद उसे पकड़ा गया, और सुनने में ये भी आया कि पूरा डीजल हरियाणा से आता है, अपने आपको पता है ना, और आज सारे दिन डीजल पकड़ा जा रहा है, मतलब भी छुटवा रहा है, मेरे से पार पड़े भी छुटवाता हूँ। वो जो बायोडीजल की, बायो पेट्रोकेमिकल्स की जो फैक्ट्री पकड़ेगी, उसका इशू जो मेरे को जो पुलिस ने बताया, मैंने पूछा इसमें इशू क्या है? इशू ये कि इसकी 25,000 लीटर की कैपेसिटी थी, इसने 75 रितवा लिया। उसी एक्ट में उनकी कार्रवाई, जो अपराध करेगा पकड़ा जाए। सर यूथ वोटर आपके साथ है, ज्यादातर देखने में आ रहा है, यूथ के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? क्या अगले 5 साल में यूथ के लिए क्या कर पाएंगे? क्योंकि सरकार ये लगभग आप ही की थी एक प्रकार से कहें तो, लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ा देखें तो नौकरियां जरूर मिली, लेकिन उसके उलट पेपर लीक की घटनाएं भी सबसे ज्यादा। तो आपके मैनिफेस्टो में यूथ के लिए बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी सरकार, बढ़ाए सरकार, उसके लिए लड़े। बार बार हमने विधानसभा में बातें भी उठाई है और भी उठाएंगे। दूसरी बात, अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा नशे से बचाना है।
हमने कोशिश करी है नशे से बचाने के लिए, और खुलेआम हमने हर भाषण में ये कहा नशे से दूर रहो, नशे से बचो, और हम और हमारे कोई नज़दीकी आदमी को हमने कोशिश करी उल्टे पुल्टे कामों में शामिल नहीं। दूसरी बड़ी बात, अग्निवीर जो योजना है इसको बंद करवा करके वापस फौज की भर्तियाँ शुरू हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ फौज में जाए, और ITI करके हमारा यूथ है वो टेक्निकल लाइन में जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलेज खुले हैं इसका यूथ को फायदा होगा। और एक जो गांव-गांव में ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हाँ, तो ये हम कर रहे हैं। दूसरा हमने लाइब्रेरी खोलनी है गाँवों में, खेल मैदान जो साथी बलवान के लिए तैयार करा रहे हैं, यहाँ भी हमने खेल मैदान को उसको ठीक करवाया है। आगे भी और विकसित करेंगे, वो हर गांव में विकसित करेंगे। कोरोना की वजह से थोड़ी हम डिस्टर्ब हो गए, नहीं तो ये पिछली बार एजेंडे में था खेल मैदानों को और मजबूत करना। सर अगर आप दोबारा से जीत करके विधानसभा के लिए जाते हो तो लड़कियों के लिए कौन सी योजना लेकर आते हो? लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा तो हमने आजादी लाई। आजादी हम बराबर बोले हैं कि आधी महिलाएं हैं और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दें। इसके साथ साथ जो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय खुला है ना, वो लड़कियों के लिए खुला है। दूसरी बड़ी बात, राजस्थान की विधानसभा में हम फिर ये बात करेंगे कि महिलाओं की बराबरी के लिए सरकार बराबर से बजट दे। युवा साथियों के लिए आपने ये बताया ना सर, अशोक चांदा जी कलपुरा आए थे, 2 ग्राउंड देकर गए थे, दोनों ही सर अब तक शायद नहीं बने हैं। उसके अलावा अशोक चांद्रा जी आए, पीछे से कोरोना आ गई, और दोनों ही सही कह रहे हो आप, दोनों ही ग्राउंड, हालांकि मैं वो करा मैंने निरीक्षण का तैयार, लेकिन उतना पैसा नहीं लगा पाई जितना हमारा लगाने की इच्छा थी। उसमें 13 लाख 7 लाख रुपए मैंने MLA से दिए, कुछ पंचायत समिति से 13 लाख रुपए खर्च हुए, और जैसा हम तैयार करना चाहते थे तैयार नहीं हुआ। हालांकि मैंने रामबाग में एक मैदान तैयार करा बालीबार का, वो जोरदार तरीके से तैयार करा। पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में। आप मानते हैं कि जिस तरह से बेरोजगार हुआ है, वो कह रहे हैं कि बार बार होना है सरकार के लिए, और विपक्ष भी निशाना साधता है, BJP के लोग भी ये कहते हैं कि ये सरकार है जो पेपर नहीं करवा पाई, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। पेपर पारदर्शिता से नहीं करवा पाई, इसमें कोई दो राज नहीं। आगे से सरकार पारदर्शिता से करवाए। एक आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने राजस्थान की विधानसभा में एक बात रखी थी जोरदार, एक गाँव से 100 थानेदार कैसे लगे। मैंने ये कहा था उस गांव की मिट्टी उठाओ, सारे रास्ता में चले, या तो वहाँ की मिट्टी ब्रिलियंट है या वो छोरे ब्रिलियंट है, जांच करो। बेबाक तरीके से मैंने बात रखी, करोड़ों लोगों ने उस बात को सुना भी, अप्रिशिएट भी करा। ऐसी दमदार तरीके से बोलो। सर, इस विधानसभा चुनाव में आपके जीतने के मायने क्या रहेंगे? अगर बाय द वे आप हारते हैं तो उसके मायने क्या रहेंगे? भाई चुनाव है, जीत हार दोनों बात है, मैं जीत रहा हूँ, मैं ये मानूंगा। और अगर जनता ये कहती है कि नहीं बलवान पुनिया से विधायकी नहीं करवानी, तो लेके रहेंगे तैयार है। तो दरी आपने सर धोखे सुखा लिया है? सुखानी दरी छोटी नहीं थी, ये भवन किस लिए खड़ा करा? दरी छोटी कहाँ थी? मैंने दरी जमा करवाई है चुनाव आचार संहिता में। वो थोड़े दिन बाबूजी को चकवाई, वो फेंक के भागे वापिस, वो किसी और की पर जा बैठे, और बड़ा नीचे से निकाल देंगे। रही बात ये भाई, आप और हम सब ये सुनिश्चित नहीं कर सकते आज कि ये लो जी पकड़ो प्रमाण पत्र तुम तो जीतेंगे। मैं मान रहा हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे, किसी भी तरीके से चुनाव हारने की स्थिति में है नहीं। फिर भी अगर जनता ये कह देती है कि नहीं भाई हमें तो लूट खसोट वाला आदमी पसंद है, ये बीच में जोड़े में जेब में जो हजार वोट डाले पड़े, ये ठीक है आदमी, तुम तो ठीक नहीं हो, तो जनता का फैसला होगा जो जनता करेगी। लेकिन दूसरी बात, ये तो खतरा नहीं है ना कि चुनाव हम हार गए और फिर आएगी ED आएगी या कोई CBI आएगी, वो पकड़ के मुझे जेल डाल देगी। ये तो कोई खतरा नहीं, ये तो कोई खतरा आपको महसूस नहीं हुआ होगा। मैं एक दिन पहले बता रहा था तो लोगों ने सोचा कि ये तो सारे कहते हैं, मुंह से कौन बताता है? मैं तो जो बात 5 साल से मुंह से बता रहा था वही एफिडेविट में निकली। और एफिडेविट वो दस्तावेज है जिस दस्तावेज पर आपको जेल हो सकती है। जेल से बड़ी तो लोकतंत्र में गाड़ना, तो एफिडेविट वो दस्तावेज जो जमा कराते हैं, उसमें हमने स्पष्ट कहा कि हमारे पास यही है, तो मुझे कोई खतरा नहीं। मैंने जनता के लिए काम करा। अगर जनता जिताती है तो और मजबूती से काम करेंगे। अगर जनता का ये करेगा कि ना साहब ज्यादा लोग खिलाफ हो गए, वो हमें हराना चाहते हैं, तो जनता का फैसला है साहब, हमारे बस की बात हो तो हम आज ही ना जीत जाए। अब सर ग्रामीण कन्या कॉलेज की आप पहले बात कर रहे थे,
अब वर्तमान में समिति उसका विरोध करे कि उस इकाई के उनके खिलाफ है, संस्था खुद इसको मैनेज करेगी। ये जो 2 समितियां जो बनाई है ये बिना काम का भेदभाव कर रहा है। जो समिति के उस समय सचिव थे उनका कागज है मेरे पास, दलीप जी, उसमें वो लिखे दे गए थे। मैंने तो उसी आदेश पर इसको सरकारी करवा दिया। अब जो वो तो समितियों के भीतर की लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई ज़्यादा दिन चलेगी। संस्था तो सरकारी घोषित होगी, सरकारी। सर आपने संसद के अंदर एक मुद्दा उठाया था कि गांजा और धारणा, इसका सर आप क्या नतीजा निकाल कर विधानसभा में उठाया था, संसद तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं। और विधानसभा में बात उठाई थी। ये लंबी लड़ाई है, सरकार को संज्ञान में लाने में समय लगा है। इसको दोबारा जीतते हैं तो संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि जो है एसटी में लोग बैठे हैं वो इस बात का विरोध करते हैं। सर जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? वोट दो। में जनता से ये कहना चाहते हैं हमें वोट दो, हमने काम करा, आगे भी काम करेंगे, वोट दो, यही कहना चाहते हैं। थैंक यू।